शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में मेनली आज हम लोग को पढ़ना है कि बेसिक कौन कौन सा टॉपिक हमको याद होना चाहिए। ठीक है, बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखेंगे लेक्चर का नाम। ठीक है, जिसमें आज हम लोगों को मेनली पढ़ना है अबाउ का नियम क्या होता है। ठीक है, जो कि 11वीं में पढ़ चुके, अभी मेनली चलेगा 11वीं का आज। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर का निष्कर्ष, जो कि आपको याद रखना है किस चैप्टर के लिए, पी ब्लॉक के लिए। ध्यान से समझते जाना, जिसको भी समझ नहीं आएगा ध्यान दो, जिसको भी समझ नहीं आएगा वो बीच में पूछ लेना। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में जितना भी टॉपिक है जिसमें आपका अबाउ का नियम है, परिरक्षण प्रभाव, नाभिकीय आवेश, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, संकरण और बंध कोण, ये सब कंप्लीट कर पाऊं। ठीक है, मेरे को एकदम उम्मीद है कि आप लोग अच्छा खासा इसको पढ़े होगे। लेक्चर भेजा था ग्रुप में, एक बार देख लेना करके। ठीक है, संकरण तो बचपन से पढ़ रहे हो यार। ठीक है, बचपन से मतलब 11वीं पूरा पढ़े हो ना, और 12वीं में भी पढ़े हो, तो एक बार पूरा ट्राई करेंगे कि हो जाए। देखो क्या हुआ था, केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ था, केमिस्ट्री के बारे में पूरा कहानी चल रहा था। 3 वैज्ञानिक आए थे। ठीक है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक था, कौन, तुम्हारा डाल्टन। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दे दिया था। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जैसे ही कंप्लीट हुआ, ध्यान समझना ना, एकदम सुनते रहो। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जैसे ही खत्म हुआ, रदरफोर्ड आया, नाभिक का खोज कर दिया था। रदरफोर्ड का कहानी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन ने अपना करतब दिखाया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया था, और किसका खोज हो गया था, न्यूट्रॉन का खोज हो गया था। पूरा खोज हो गया। अब खोज होने के बाद उन लोगों को अरेंजमेंट करना था। जब अरेंजमेंट चला तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ, और रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोला कि जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है वो क्या होता है, नाभिक। और नाभिक में कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज। और इस प्लस चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। यहां तक समझ आ गया। और जो इलेक्ट्रॉन रहता है, बोर चच्चा या फिर कौन आया, बोर। और बोर ने क्या बोला कि अलग अलग ऐसा क्या रहता है, ऐसा कक्षा होता है। क्या होता है, कक्षा, नॉट अ कक्षक। क्या होता है, ऐसा अलग अलग कक्षा होता है। और ये जो कक्षा होता है, ध्यान समझने का कोशिश करो, ये जो कक्षा रहता है इसमें ऊर्जा स्तर सबका अलग अलग होता है। ये होता है एक आपका निम्न ऊर्जा का स्तर का कक्षक, और ये होता है आपका उच्च ऊर्जा स्तर कक्षक। ये पूरा राउंड राउंड नहीं बनाया हूं मैं, ऐसा सिंपल के, क्लियर है ना। इसका नाम है के कोष, इसका एल कोष, इसका एम कोष और इसका एन कोष। इसमें कितना है इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। यहां तक क्लियर है, 2, 8, 18 और 32, ये वाला कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, उसके बाद सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक आया। कौन आया, सोमरफील्ड। वो बोला कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, इसको और हम लोग को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, अन्य महीन पतली रेखाओं में कक्षा और डिवाइड होता है। इसमें केवल एस रहता है, इसमें एस रहता है और इसमें पी रहता है। इसमें एस भी रहता है, पी भी रहता है और डी भी रहता है। इसमें एस रहता है, पी रहता है, डी रहता है और एफ रहता है। यहां तक क्लियर है। और दिमाग लगा करके क्या बोला कि एस में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। उस हिसाब से वो क्या बनाए, कक्षक बनाए। ठीक है, कक्षक, ये एक कक्षक रहेगा। इसमें कितना कक्षक रहेगा, 3। इसमें कितना रहेगा, 5, ऐसा 5। और इसमें कितना रहेगा, टोटल 7। कितना रहेगा, 7। ऐसे करके दिमाग लगा करके बना दिया था। यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये पहला नंबर का कोर्स है तो इसको 1 बोलूंगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो यहां पास से जब ध्यान से समझना ना, अबाउ आएगा। कौन आया, अबाउ। सोमरफील्ड, बोर, सब का निष्कर्ष को निकाला, और वो क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो निम्न ऊर्जा से किधर भरा जाता है, उच्च ऊर्जा में। क्लियर है। और कैसे इसको लिखेगा, देखो बोर ने अपना 2, 8, 18 और 32 इस तरीका वाला बता दिया था। जो हमारे काम का है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से नहीं निकालना है ना। वो भले सोडियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए थोड़ा बहुत गुण पढ़ना रहता है, तो 2, 8, 1, 2, 8, 2 ऐसा वाला करते हो ना। तो ये तो हो गया किसके नियम के अनुसार निकालना, बोर के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का रहता है अबाउ का नियम वाला। तो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, क्या, अबाउ का नियम। अबाउ का नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन रहता है निम्न ऊर्जा के कक्षक से कहां भरा जाता है, उच्च ऊर्जा के कक्षक की ओर। क्लियर है ना। निम्न ऊर्जा का कक्षक पहले तो होगा 1 में केवल और केवल कौन सा कक्षक है, एस, तो 1s आता है। उसके बाद 2 है, 2 में क्या है, 2s है और 2p है, 2s और 2p है। उसके बाद 3 में क्या है, 3s है, 3p है और 3d है। वैसे ही में 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और क्या होगा, 4f होगा। क्लियर है कि नहीं। लेकिन जब ऊर्जा का क्रम ऐसा भरा जाता है ना, हमको क्या लग रहा है कि ये निम्न ऊर्जा है, फिर ये उच्च ऊर्जा है, फिर ये उच्च है, फिर ये और उच्च होगा, ऐसा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोगों को एक और रूल पढ़ना पड़ता था, n+l का नियम।
कौन सा नियम चलता था? n+l का नियम। n+l का नियम क्या बोलता है? जिसके n+l का मान कम आता है, जिसका n+l का मान कम आता है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। चलो s के लिए n का मान ध्यान से समझो, जो सामने में रहता है वही क्या होता है? n, और l का मान जो रहता है, ध्यान से समझते जाना ना, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है? n+l रूल बता रहा हूं। अब बाउ का नियम क्या बोला? निम्न ऊर्जा के कक्षकों से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षकों की ओर भरा जाता है। निम्न ऊर्जा का कक्षक ये था, इधर भरा जाएगा। मैं जमा दिया 1 वाले को एक साथ, 2 वाले को, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को। ये निम्न ऊर्जा है और ये उच्च ऊर्जा, लेकिन ऐसा क्रम लिखा हूं वो क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक और रूल होता है n+l का नियम, उसको अफबाउ के अनुसार चलाना पड़ता है। अफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं है, जर्मन भाषा का शब्द है। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, n+l क्या बोलता है? कोई भी कंपाउंड रहेगा, उसका n का मतलब है उसके सामने में क्या अंक लिखा है। इसका n क्या होगा? 1, इसका n क्या होगा? 2, इसका n क्या होगा? 3, इसका n क्या होगा? 4। समझ आ रहा है? सामने में जो रहता है मुख्य क्वांटम संख्या n। क्लियर है? दूसरा होता है l, क्या होता है? l एजीमुथल क्वांटम संख्या, ठीक है? या जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्लियर है ना? 4 क्वांटम संख्या होता था, n, l, m और s। याद आया? ठीक है, तो l का मान क्या होता है? s के लिए हमेशा रहता है l का मान 0, p के लिए क्या रहता है? 1, d के लिए क्या रहता है? 2, और f के लिए क्या रहता है? 3। चलो इसके लिए n+l का रूल लगाओ। इसका n क्या है? 1, s का मान 0, तो इसका मान कितना है? 1। इसके लिए क्या आ जाएगा? 2 + 0 मतलब 2। यहाँ पास लगाओ 2 + 1, p का मान 1 है ना, तो कितना आया? 3। क्लियर? अब यहाँ पास बताओ 3s के लिए 3 है, s का मान 0, तो कितना आएगा? 3। यहाँ पास बताओ 3 × 1 कितना आया? 4। इसके बाद यहाँ पास बताओ 3 × 2 कितना आया? यहाँ पास बताओ 4 × 0 कितना आया? 4। अब यहाँ पास देखो, पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरता है जिसके लिए n+l का मान क्या हो? कम हो। सबसे पहले कम मान वाला कौन है? 1s, सही लिखा हूं। उसके बाद 2 वाले को लिखूंगा 2s। क्लियर है ना? अब यहां पास देखो, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। किसको पहले लिखूंगा? इसको लिखूं कि इसको लिखूं? अब यहां पास कंफ्यूजन हुआ, तो इसके बाद एक और रूल लगता है, वो बोलता है कि जिसके लिए किसका मान कम आए? n का मान कम आए। किसका मान कम आए? n का मान, ठीक है, उसको पहले लिखना है। ठीक है ना? कहाँ है भाई? तो ये रुको ना, n का मान किसके लिए कम है? इसके लिए है, तो किसका आ जाएगा कहानी? p का। ये देखो ना, ये 2 है ना, और ये क्या है? 3 है, तो यहाँ पास क्या आएगा? p वाला आएगा, जिसका कम होता है। 2 रूल लग गया n+l में। पहला क्या बोला हूँ? जिसका n+l का मान कम हो उसको पहले लिखना, लिख लिया। अब जब बराबर आ गया, 3 आ गया, इसका भी क्या आ गया? 3। तो अब कंफ्यूजन, अब हम लोग को देखना है केवल n को, किसका n छोटा है? इसका कि इसका? इसका है, तो पहले इसका ना, इसको लिखा। क्लियर है? तो क्या आ गया? 2p। क्या आ गया? 2p। उसके बाद ठीक, फिर क्या आ जाएगा आप बताओ? 3s। अब देखो यहाँ पास 4 है, 5 है, फिर 4 है। 5 वाले तो लिख नहीं सकता, 4 और 4 वाला लिखना है। अब 4 और 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, दोनों समान है। किसका n का मान छोटा है? 3 का, तो यहाँ पास क्या आएगा? 3p। उसके बाद किसका आएगा? 4s। ठीक है, किसका आएगा? 4s। अब आएगा क्या? 3d। तो ये जो क्रम जमा, अब ये सही है। समझ आ रहा है? ये जो क्रम जमा है वो अब क्या है? सही है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब इतना काय कचड़ कौन करे भैया? समझ आ रहा है कि नहीं? इतना कौन झंझट पाले? इतना झंझट पालना है कि अपने को नहीं, हमारे पास उतना टाइम रहेगा क्या? नहीं। तो हम लोग सीधा क्या करते हैं? इसको याद करते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रिक। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। खत्म। 2 बार बोलना है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। याद करो डिब्बा। एस हमेशा किससे शुरू होता है? 1 से। P हमेशा किससे शुरू होता है? 2 से। D हमेशा शुरू किससे होता है? 3 से। F हमेशा शुरू किससे होता है? 4 से। करो शुरू। S हमेशा किससे शुरू होता है? 1 से। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। याद है? क्लियर है? P हमेशा शुरू होता है किससे? 2 से। 2p 3p 4p 5p 6p 7p। D किससे शुरू होता है? 3 से।
3D 4D 5D 6D, F शुरू होता है 4 से, 4F 5F हो गया। अब S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, P में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10, F में अधिकतम 14, टोटल इतने ही इलेक्ट्रॉन बस भर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया? क्लियर है तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4s2 3d 10 4p 6 5s2, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये क्रम याद रखना है। क्लियर है, चलो तो इसके आधार पर अब हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है भाई। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है कोई भी तत्वों का। अब मैं कोई भी तत्व बोल रहा हूँ मतलब मैं तो पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना, तो मेरे को अध्ययन किसका कराना है, पी ब्लॉक का। ठीक है, तो चलो पी ब्लॉक का पहला नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। क्लियर है, इसका होता है 7, इसका होता है कितना 15, फिर इसमें 18 जोड़ना, फिर करते जाना 18 फिर 32 जोड़ना। ठीक है, वो अभी कहानी नहीं करेंगे, पहले नॉर्मली देखो। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3 2 2 4 4 3 7 खत्म। फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 6 4 10 हुआ है। ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 3s2, फिर क्या आ जाएगा 3p। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर कट है ये, समझ आया कि नहीं। बस सामने वाले को देखना है, ये 1s 2s 2p 3s 3p ऐसा चल रहा है ना। उसके बाद इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। क्लियर कट है कि नहीं सबको, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं। ठीक है, कितना आएगा इसका 33, इसको भी निकालोगे तो इसके में आ जाएगा 4p3, इसका निकालोगे तो लास्ट क्या आएगा 5p3, इसका निकालोगे तो क्या आएगा 6p3। ठीक है सब, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। हमको मतलब हमेशा याद रखना है, हमारा मतलब केवल और केवल लास्ट के 2 कोष से रहेगा। कितने से 2 से, ये याद रखना है, ये याद रखना है। इसके पहले 4p3 है तो क्या होगा, इसके जस्ट पहले यदि 2p है तो 2s था, 3p है तो 3s था, तो 4p है तो क्या होगा 4s2, 5p है तो क्या होगा 5s2, 6p3 है तो क्या होगा 6s2। समझ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सबको समझ आया इतना। 100 बात का एक बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमको ये ट्रिक याद होना चाहिए। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक तरीका ये वाला हो गया, फिर एक तो ट्रिक जान डाले कि हाँ पहले वाले का ऐसा फिर दूसरे वाले का, यदि ये 2। अच्छा एक तरीका और देखो, हम लोग ये पढ़े हो, देखो ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा और ये 7वां। क्लियर है, ये पी ब्लॉक का तत्व है। ये सब पहला वाला किसका तत्व है, एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक का है, पी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है, डी। और ये कौन सा ब्लॉक है, एफ। सब जानते हो इतना तो, ठीक है, मैं ज़्यादा एकदम डिटेल में नहीं जाते रहूँगा। अब ध्यान दो, यहाँ पास पी है, लास्ट में क्या आएगा P1, इसके लास्ट में क्या आएगा P2, इसके लास्ट में क्या आएगा P3, इसके लास्ट में क्या आएगा P4, इसके में क्या आएगा P5 और इसके लास्ट में क्या आएगा P6। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे शॉर्टकट ट्रिक क्या है, फास्फोरस का निकालो। कौन से लाइन का है, तीसरा लाइन का है, तो क्या लिखोगे 3p। कितना है ऊपर में 3p3 खत्म। यहाँ पास क्या बताओ, पोलोनियम का बताओ, चलो बताओ 6p4 खत्म। समझ आ रहा है ना, ये फटाफट आवर्त सारणी पढ़ोगे तो धड़ाक से होगा। क्लियर है ना। चलो इसका बताओ, आयोडीन का बताओ 5p5। क्लियर है कि नहीं। अच्छा इंडियम का बताओ 5, हाँ ठीक 5p1। समझ आ रहा है कि नहीं। तो शॉर्टकट ऐसे याद रखोगे तो धड़ाक से याद हो जाएगा। क्लियर है ना। तो तुम लोगों को जो सही लगता है। अच्छा यदि ये 5p1 है तो इसके जस्ट पहले क्या हुआ होगा 5s2। समझ आ रहा है, इसके जस्ट पहले क्या हुआ होगा 5s2। इसमें भी वही होगा ना रे भाई। समझ आ रहा है कि नहीं। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का झंझट खत्म है सबका। किसी को दुख होगा क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में। चलो निकालो, दुख देखता हूं। आर्सेनिक 33 निकालो, लंबा चौड़ा लिख लो, लंबा चौड़ा वाला आर्सेनिक 33। चलो बनाओ, धड़ाक से बनाओ, तुरंत 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 आर्सेनिक का बनाओ। अपवाद के ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। कॉपर का अपवाद होता है, फिर मैग्नीज का अपवाद होता है। अपवाद अभी पढ़ना है क्या, नहीं, अभी नॉर्मल ट्रेंड पढ़ो। चलो आर्सेनिक बनाओ 33। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल वाला पहले ट्रिक जमाओ धड़ाक से। चलो 1s2 2s2 स्कूल स्कूल हो गया, पब्लिक क्या आ जाएगा 2p6,
स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल यानी 3H2 स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक बोलना है तो 3P6, फिर पब्लिक हुआ है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल हो गया। फिर क्या आता है दिल्ली 3D10, फिर दिल्ली पब्लिक 3P है तो 4P3। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पास देखो मैं तुम लोगों को ट्रिक बताया था N+L का नियम, N+L के नियम के अनुसार इधर ऐसा वाला चलता है कहानी, क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। 3 वाले की एक जगह लिख दो ना हरी और इसको अलग, यहाँ तक क्लियर है। तो सब लोग देख लेना, ठीक है। कंप्लीट हो गया है आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डिटेल पढ़ेंगे जब शुरुआत करेंगे कौन सा आपका नाइट्रोजन फैमिली। चैप्टर कैसे मूव करता है थोड़ा सा इसके बारे में समझो, ठीक है। चैप्टर कैसे मूव करेगा देखो, आप लोग क्या किए थे पी ब्लॉक का अध्ययन किए थे 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में पढ़ लिए थे बोरान फैमिली कार्बन फैमिली। बोरान फैमिली बोल रहा हूँ मतलब बोरान और उसके ग्रुप में जितना भी तत्व आता है वो। कार्बन बोल रहा हूँ मतलब कार्बन फैमिली मतलब कार्बन और उसके जितने भी कम वर्गम आते हैं वो सभी तत्व। अब हम लोग को क्या पढ़ना है नाइट्रोजन, क्या पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली ध्यान देना, नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग बोलते हैं निकोजेंस। क्या बोलते हैं निकोजेंस। निकोजेंस का अर्थ होता है दम घुटने वाला। क्या बोलते हैं दम घुटने वाला, मतलब इस वर्ग में जितना भी तत्व है उन सब के कारण दम घुटता है, सांस लेने में क्या जाता है दिक्कत जाता है। निकोजेंस, तुम लोग भी हो निकोजेंस, दम घुटाते हो मेरा, ठीक है। चलो आज से तुम लोगों का नाम निकोजेंस। दूसरा है इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजन। क्या बोलते हैं कैल्कोजन। कई लोग चैल्कोजन पढ़ते हैं स्पेलिंग क्योंकि CHALCO होता है ना कैल्कोजन, ठीक है ना कैल्कोजन। इसका अर्थ होता है अयस्क बनाने वाला, यानी कि इस ग्रुप में जितने भी तत्व हैं वो सभी क्या बनाते होंगे अयस्क बनाते होंगे। याद रखना वर्ग क्रमांक 15, वर्ग क्रमांक 16, वर्ग क्रमांक 17 इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उन सभी को एक साथ बोला जाता है हेलोजन, ठीक है, लवण उत्पन्न करने वाले, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में है उत्कृष्ट गैसें या शून्य गैसें, उत्कृष्ट गैसें या शून्य गैसें, या इसी क्या बोलते हैं अक्रिय गैसें। क्या बोलते हैं अक्रिय गैसें, ठीक है ना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभे लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैव पापा मवाप्स्यसि, ठीक है। मतलब क्या है, न इसको सुख का अभिलाषा है, न दुख का कहानी है, न जय का चिंता है, ना पराजय का चिंता है, ना तो इलेक्ट्रॉन दूंगा ना तो इलेक्ट्रॉन लूंगा, किसी से कोई मतलब नहीं है। और इसी का क्या होता है जीत होता है, उत्कृष्ट है, क्लियर है। और हर तत्व क्या बनना चाहता है उत्कृष्ट धातु जैसा स्टेबल होना चाहता है। इसी कारण जितना भी बॉन्डिंग चल रहा है, जितना भी अयस्क बन रहा है, धातु बन रहा है, सब किसके लिए बन रहा है ये चीज। तो इसके लिए गीता का अध्याय चलता है सुख, ठीक है। इसके लिए ही श्लोक है ना सुख दुखे समय कृत्वा लाभे लाभो जया जयो, ठीक है ना। जय पराजय का किसी का चिंता नहीं है, ठीक है। सुख दुख का भी टेंशन नहीं है, हर परिस्थिति में क्या है एकदम शांत है, ठीक है। लेकिन 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 इसमें भी एक हरामखोर है, ठीक है, एकदम ज्यादा वाला जेनॉन। कौन है जेनॉन। तो ये वाला जब टॉपिक चलेगा ना केवल तुम लोग किसके बारे में पढ़ोगे जेनॉन के बारे में। जेनॉन के फ्लोराइड पढ़ोगे, जेनॉन की क्या पढ़ोगे फ्लोराइड, XiF4 XiF6 XiOF2 ऐसा करके बहुत सारा इसका कंपाउंड पढ़ोगे। हम लोग क्या सोच रहे थे कि ये कोई दूसरे तत्व के साथ क्रिया करेगा, क्या नहीं, उत्कृष्ट है ना। जब उसको ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना इलेक्ट्रॉन देना है तो काहे करेगा कहानी। लेकिन यहाँ पास कौन रहता है जेनॉन, जो थोड़ा सा खतरनाक खिलाड़ी होता है। तो हमको जेनॉन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। चैप्टर कैसे मूव होता है देखो, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ना है तो मैं पूरा इस फैमिली का भौतिक गुण पढ़ाऊंगा, फिर इस पूरा फैमिली का क्या पढ़ाऊंगा रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण चलेगा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा हाइड्राइड, तो उसका भौतिक गुण फिर उसका रासायनिक गुण। फिर वो क्लोराइड लोगों के साथ यानी हैलोजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या पढ़ोगे तुम लोग इसके हैलाइड पढ़ोगे, तो उसका भौतिक गुण उसका रासायनिक गुण। समझ आ रहे हैं ना, बहुत चोचला वाला चैप्टर है। उसके बाद नाइट्रोजन बस को पढ़ेंगे हम लोग, फिर नाइट्रोजन का भौतिक गुण और उसका रासायनिक गुण। उसके बाद नाइट्रोजन के यौगिक पढ़ोगे, कितना यौगिक पढ़ना है मेनली 2 यौगिक, एक नाइट्रिक अम्ल HNO3 और एक पढ़ना है अमोनिया NH3। 2 कंपाउंड, दोनों को बनाने का प्रयोगशाला विधि, दोनों को बनाने का औद्योगिक विधि, दोनों का भौतिक गुण, दोनों का रासायनिक गुण, दोनों का उपयोग, और अम्लराज किसे कहते हैं। कुछ नया टॉपिक रहेगा ना उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद ये नाइट्रोजन का कहानी खत्म हुआ है। पहले पूरा नाइट्रोजन फैमिली, उसका भौतिक गुण, उसका रासायनिक गुण, फिर केवल नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के यौगिक, फिर उसके बाद केवल फास्फोरस। केवल क्या पढ़ोगे फास्फोरस। फास्फोरस कितने प्रकार का रहता है 2 प्रकार का, सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस, दोनों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना। उसके बाद अपर रूप में आएगा ना उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम लोग फास्फोरस के यौगिक पढ़ेंगे, फास्फेन PH3, उसका भौतिक गुण, उसका रासायनिक गुण।
उसके बाद इन सबको छोड़ेंगे। लेकिन 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 इसमें बिस्मथ और इसका भी कहानी है कुछ, अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, क्या पढ़ोगे? अक्रिय युग्म प्रभाव। तो ये कुछ कहानी दिखा रहा होगा, इसी कारण बोला कि ये केवल नाइट्रोजन फैमिली हमारा कम से कम 10 लेक्चर खाएगा। कितना लेक्चर? 10 लेक्चर। बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना इसको समझाने में। यहां तक क्लियर है कि नहीं? उसके बाद सेम टू सेम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ोगे, ऑक्सीजन का निर्माण विधि, ऑक्सीजन के यौगिक, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक बचा है। ठीक है, तुम लोगों को 2 टॉपिक बोला था ना नाइट्रोजन के यौगिक में, एक अमोनिया बोला और दूसरा नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, N2O4, N2O5, NO2, N2O3, ये सब क्लियर है ना? उन सब का संकरण, उनका सबका ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा, फास्फोरस में भी बचा है। ठीक है, H3PO4, H3PO2 यानी फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। क्या पढ़ोगे? फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, उसका संकरण, उसका सूत्र। मतलब चैप्टर समझ रहे हो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली तुम्हारा 10 दिन खाएगा, तो कोई भी हड़बड़ाएगा नहीं। कोई एक दिन गैप करेगा मतलब उसका आगे का क्लास पूरा क्या हो सकता है? बर्बाद हो सकता है, समझ नहीं आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके समझते जाओगे। तो सबसे पहले तो आज हम लोग क्या सीख ले? पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख ले। अब दूसरा देखो, बोर का नियम क्या है? KLM और N 4 होता है कोष, उसके अंतर्गत कितने उपकोष होते हैं? SPDF, कितने उपकोष? 4। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख ले। अब हम लोग कुछ कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ध्यान दो, एक होता है आपका नाभिकीय आवेश। क्या होता है? नाभिकीय आवेश। याद रखना, जहां कभी भी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, परमाणु का आकार जो होगा, परमाणु का आकार होता है वो क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा। क्या होते जाएगा? छोटा। इसको हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। समझने का कोशिश करना, ध्यान से समझो। जैसे जैसे प्रोटॉन का संख्या बढ़ता है, जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, जेड इफेक्ट का मान भी क्या होते जाता है? बढ़ता है। और साइज का मान क्या होते जाता है? कम होते जाता है। क्या होते जाता है? कम होते जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझो, ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा है। बाएं से मैं दाएं जा रहा हूं, ठीक है ना? बाएं से कहां जा रहा हूं? दाएं जा रहा हूं। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 5, 6, 7, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो बोर के अनुसार। 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 6। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पास थोड़ा दिमाग लगाओ। यदि इसको करें, यहाँ 2 ठोक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 4। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉन का संख्या लास्ट में 1 2 3 हुआ, यहाँ पास कितना हुआ? 4 हुआ। यहाँ पास कितना आएगा? 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पास देखो, 5 यदि इलेक्ट्रॉन है, 3 2 5, तो यहाँ 5 प्रोटॉन भी है, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ पास कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। मैं तुम लोगों को एक उदाहरण दिया था कि 10 लोगों को मैं खड़ा करवाया और अलग अलग जगह ग्राउंड में खड़ा करवाया और चिल्लाने के लिए बोलूँ, और 10 लोगों को इस रूम में खड़ा कर दूं और चिल्लाने के लिए बोलूं, किसका आवाज ज्यादा रहेगा? 10 लोग इस रूम में रहोगे वो। यहां पास भी ऐसे ही समझो, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन संतुलित हो जाएंगे, ऐसा समझ रहे हो? लेकिन यहां पास ये भी तो देखो कि इलेक्ट्रॉन क्या है? अलग अलग जगह में वितरित है। मतलब इनका पावर उतना ज्यादा रहेगा क्या? नहीं। किसका पावर ज्यादा रहेगा? प्रोटॉन का। तो ये आसानी से खींचेगा। समझ आ रहा है? यहां पास देखो, यहां पास 6 ठोक खींचेगा, यहां पास कितना खींचेगा? 7, यहां पास कितना खींचेगा? 8। मतलब नाभिकीय आवेश का मान, नाभिक के आवेश का मान, प्रोटॉन का मान प्लस चार्ज का मान क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और यदि इसका मान बढ़ते जा रहा है तो लास्ट के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा? ये आकर्षित। तो परमाणु का आकार क्या होते जाएगा? छोटा। तो ये जो आकार है इसका एकदम बड़ा है, तो इसका आकार क्या होते जाएगा? छोटा। क्लियर है कि नहीं? तो 100 बात का एक बात, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो साइज कम होता है। साइज क्या होता है? कम होता है। दिमाग में छप गया? नाभिकीय आवेश मतलब जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट बोले तो प्रोटॉन की संख्या, जितना ज्यादा प्रोटॉन का संख्या साइज उतना ज्यादा कम, छोटा होगा। यहां तक क्लियर है? दूसरा देखिए, दूसरा है आपका क्या? ये लिख रहे थे क्या? ये लिख लिया, ये बस लिखना है, ये देख, ये बस याद रखना है, बस खत्म कहानी। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है, मिटा रहा हूं ना मैं, ठीक, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या पढ़ रहा है? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? सिग्मास प्रदर्शित करते हैं, कॉलेज में पढ़ोगे और ज्यादा अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दो। आगे बढ़े। क्या होता है परिरक्षण प्रभाव? ध्यान देना। बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु है, ऐसा देखो, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है,
अर्हलीना की रुबिडियम है। चलो यहाँ पास परमाणु क्रमांक 11 19 ऊपर से नीचे आ रहा है। पहले वाला कहा था बाएं से दाएं, ये वाला क्या हो गया ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आ रहा हो तो यहाँ पास देखो सोडियम है 281 281, ये देखो 281 हो गए 8 2 10 और 1 11। यहाँ पास क्या होगा 2 8 8 1 8 2 10 18 और 1 19, कितना हो गया 19। तो देख 2 8 1 है तो 2 ठोक यहाँ पास, 8 ठोक यहाँ पास और 1 यहाँ पास। या इसी क्या बोले थे याद करो, यहाँ पास एस होता है, यहाँ एस और पी, तो एस का 2 और पी का 6 हो गए 8। यहाँ पास किसे हुई 1 है बस, क्लियर है ना। यहाँ पास बताओ तो चलो एक और हो गया। अब यहाँ पास देखो 2 8 8 1, यहाँ तक क्लियर है। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। अब तुम लोग बोलोगे भैया यहाँ 11 ठोक प्रोटॉन है, यहाँ 19 ठोक प्रोटॉन है, तो जेड इफेक्ट का मान यहाँ भी लागू होना चाहिए। लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लागू होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझना, जब किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, नाभिक, ठीक है, क्या करेगा अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये अंदर में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेंगे प्रतिकर्षित। क्या करेंगे प्रतिकर्षित, मतलब इसके प्रभाव से संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं रक्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रक्षा कर रहे हैं, और इसी को बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव। अब ध्यान दो, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, चूंकि दूरी क्या है थोड़ा सा ज्यादा, तो ये पास आ पाएगा क्या नहीं, इसका दूरी तो और ज्यादा है और इसमें और ज्यादा कोष है, मतलब ये और ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। उदाहरण दिया था, याद करो, क्या उदाहरण दिया था कि मैं मान लो आपका क्या हूं नाभिक हूं, और लास्ट में उपस्थित है कौन हमारा गोविंद। कौन है गोविंद। अब वो क्या है संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं बुला रहा हूं अपने पास, वो आना भी चाह रहा है, क्लियर है, वो आना भी चाह रहे, गुरुजी का आदेश है ठोक देगा वरना, ठीक है, वो आना भी चाह रहे, लेकिन बीच में उपस्थित तुम लोग सब क्या हो इनर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, और मैं बुला रहा हूं तो तुम लोग मेरे प्रभाव से उसकी क्या कर रहे हो रक्षा, तो क्या है परिरक्षण प्रभाव। अच्छा, अब इसमें भी कोई अच्छे से रोक पाएगा, कोई अच्छे से रोक नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा तगड़े से रोकता है कौन एस कक्षक, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और सबसे दुर्बल रक्षण कौन होता है एफ। क्लियर है कि नहीं। मतलब ध्यान से समझो कि मैं जब गोविंद को बुला रहा हूं तो पार्थ बोलेगा कि नहीं भाई तू मत जा करके, तो पार्थ तो डरा आदमी है, पार्थ रोकने का कोशिश करेगा, बाई चांस मान लो पार्थ रोकने का कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन उसका खुद का परिरक्षण प्रभाव क्या एकदम दुर्बल, तो वो आसानी से आकर्षित हो जाएगा। गोविंद नहीं भाई मैं तेरा बात नहीं मानता, लेकिन उसी के जगह मान लो उसी की जगह डोमेश दादा है, ठीक है, डोमेश है, वो रोकने का कोशिश कर दे, या फिर इधर से और कोई है हट्टी कट नहीं है, तो नहीं किसी में दम नहीं है, किसी में दम, तुषार है वो रोकने का कोशिश, तो तुषार और डोमेश तो देखकर बोलेगा ए भैया के साथ ये लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, चल तेरा बात थोड़ा बहुत मान सकता हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं। सेम टू सेम ऐसे ही समझना है कि इनर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित, ध्यान दो आप, परिरक्षण प्रभाव का परिभाषा बता रहा हूँ। किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट, ध्यान देना, किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं, ठीक है, नाभिक द्वारा क्या होते हैं आकर्षित, लेकिन इनर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसको क्या करते हैं प्रतिकर्षित। चूंकि नाभिक से संयोजी कोष की दूरी भी ज्यादा है और प्रतिकर्षित भी कर रहे हैं, यहां से गोविंद का दूरी भी ज्यादा है और बीच वाले लोग रोक भी रहे, तो वो आना चाहेगा क्या, आ पाएगा क्या, आना चाह रहे लेकिन आ पाएगा क्या नहीं। इसी को ही बोला जाता है क्या परिरक्षण प्रभाव। 100 बात का एक बात, परिरक्षण प्रभाव का मान जितना ज्यादा होता है, परिरक्षण प्रभाव का मान जितना ज्यादा होता है साइज उतना ही ज्यादा होता है, खत्म कहानी। क्लियर है। मतलब दो इफेक्ट अलग रहे, आवर्तम लगता है जेड इफेक्ट, क्या लगता है जेड इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव, और वर्ग में क्या लगता है परिरक्षण प्रभाव। ऊपर से नीचे आता है तो आकार बढ़ता है, बाएं से दाएं जाता है तो आकार घटता है। दिमाग में छापे, आकार का बात कर रहा हूं, आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है, क्योंकि क्या लगता है यहाँ पर जेड इफेक्ट, क्या लगता है जेड इफेक्ट है, तो साइज क्या होते जाता है घटते जाता है। क्लियर है ना, साइज क्या होते जाता है घटते, और ऊपर से नीचे आओगे तो क्या लगता है परिरक्षण प्रभाव, और परिरक्षण प्रभाव लगेगा तो साइज क्या होते जाएगा बढ़ते जाता है, साइज क्या होते जाता है बढ़ते जाता है। खत्म कहानी, निष्कर्ष निकल गया। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया, अब बाउ का नियम क्या है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए परिरक्षण प्रभाव क्या है, नाभिकीय आवेश क्या है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, आगे अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, ध्यान क्या है आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन ऊर्जा क्या है।
ध्यान समझो, आयोनाइजेशन एनर्जी, आईई आयोनाइजेशन एनर्जी, या कई लोग इसको एनन एंथैल्पी बोलोगे। क्या बोलोगे? एनन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? एनन एंथैल्पी। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। एनन ऊर्जा का परिभाषा क्या देता है? किसी विलगित गैसीय परमाणु से, वर्ड यूज कर रहा हूं, विलगित गैसीय परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अलग करना है। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करना है? अलग करना। और इसमें जितना एनर्जी लगेगा, इसमें जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। किसी विलगित गैसीय परमाणु, मतलब मैं केवल ऐसा सोडियम ले लिया और इससे मैं बोलूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना है, Na+ बनाना है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 8 1 था, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? मैं निकाल दिया। तो जैसे ही निकलता है तो कौन सा चार्ज हो जाता है? प्लस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे जितना एनर्जी लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ये क्या सही है? क्या नहीं? क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पास मैं स्टेट बताया हूँ क्या इसका? नहीं। याद रखना है, विलगित गैसीय परमाणु, गैस बनाना है। सोडियम रहता है सॉलिड स्टेट में, पहले उसको कन्वर्ट कौन से स्टेट में करोगे? गैस। गैसीय अवस्था रहता है, उसी में या तो इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हो या तो फिर उससे हटा सकते हो। तो विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैग्नीशियम है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, 2 8 2, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा तो Mg+, ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, अब 2 8 1 हो गया है ना। स्थायी कब होगा? जब 2 8 होगा। लास्ट टाइम जब कितना होता है? 8, अष्टक पूरा होता है तब ना। ठीक है, तो अब और निकाल सकता हूं, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा। एक ही बार में दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओगे क्या? नहीं, पहले एक को निकालना है फिर दूसरे को, तो द्वितीय आयनन ऊर्जा लगेगा। तो ये हो जाएगा, अब जाकर के बनेगा Mg2+। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया क्या? अब 2 8। समझ आ रहा है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो परिभाषा क्लियर हुआ कि नहीं? किसी विलगित गैसीय परमाणु से A2 अलग करने में जो आवश्यक ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा। अलग करने में आवश्यक ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। अलग करने में आवश्यक ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। दिमाग में छाप के रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हो तुम लोग। जोड़ने के लिए कर दोगे तो वो फिर अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंद होता है वो। तो क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं? अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलता हूं? आयनन ऊर्जा। यहां तक क्लियर है? अब आयनन ऊर्जा का मान बाएं से दाएं जाऊंगा तो क्या होगा? ऊपर से नीचे आऊंगा तो क्या होगा? ये देखना है ट्रेंड मेरे को। आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है और वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है। अब ध्यान से देखो, जब मैं बाएं से दाएं जाता हूं, तो साइज क्या होते हैं? घटता है। साइज घटते जा रहा है, ये देखो। अब छोटा कक्षक है, मतलब उसमें नाभिक क्या होगा? प्रबल। नाभिक कड़िक के पकड़ा होगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। और बाह्यतम कोश से ही निकालना है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि इससे ना। यानी कि यहां पास आयनन ऊर्जा का मान क्या है? कम एनर्जी लगेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में मेरे को ज्यादा लगेगा। मतलब बाएं से दाएं जाने पर साइज चूंकि घट रहा है, तो आयनन एनर्जी का मान यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यहां तक क्लियर है? और यदि इधर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान इधर घटेगा। मतलब साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन? तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी। छाप के रखो माइंड में। क्लियर है? यदि साइज ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। यहां तक क्लियर है? बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? आ गया? अभी हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, नियम। इसको गलत साबित करने वाला कहानी बाद में पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज गलत होगा अभी, धीरे धीरे करके। अभी सही चीज पढ़ोगे ना। ठीक है, गलत क्या है जानने के लिए पहले सही होना पड़ता है ना। ठीक है, पहले सब लोग सही रहते हो, बाद में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी होता है, दिलगर्ती कर बैठा होता है, फिर पता चलता है कि हाँ ये गलत है करके। ठीक है, तो सही का ज्ञान होना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सही नहीं जानोगे, गलत क्या है नहीं जानोगे, गलत को ही सही समझते रहोगे। ठीक है, जीवन का वास्तविक सत्य है जी। ठीक है, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। ठीक है, तो बातों से तो सीख नहीं सकते, हादसा जरूरी है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाभिकीय आवेश, दूसरा परिरक्षण प्रभाव, फिर क्या पढ़ लिए? आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधु बनाना है भाई इलेक्ट्रॉन को।
बंधु कैसे बनेगा? जब हमारे साथ वो जुड़ेगा, हमारे साथ जब वो जुड़ेगा, ठीक है। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु में, फिर से वही परिभाषा, किसी विलगित गैसीय परमाणु में, गैसीय परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित, दोनों वर्ड यूज करने हैं ना, उत्सर्जित या अवशोषित, उसमें केवल उत्सर्जित होता था, इसमें उत्सर्जित भी होगा और अवशोषित भी। क्यों होता है, कैसे होता है, 11वीं क्लास में पढ़ना है, ठीक है, मैंने पढ़ चुके होंगे, मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है ना, जानना भी नहीं है। किसी विलगित गैसीय परमाणु में ध्यान देना, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित या अवशोषित होने वाले ऊर्जा की मात्रा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता, EA, यही है ना, EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। गलती करते हो तुम लोग, EN अलग होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। बंधुता, बंधु बनाना है भाई, जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जैसे क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, क्या बन गया? क्लोरीन -4। क्लियर है कि नहीं? 2, 8, 8। तो इसको जोड़ने में, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में मेरे को जितना एनर्जी लगा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब बाएं से दाएं जाऊंगा तो आकार क्या होते जा रहा है? छोटा, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना भाई, ठीक है। तो इधर से इधर आ रहा हूं तो साइज क्या होते जा रहा है? छोटा। यदि साइज छोटा हो रहा है, मतलब ध्यान से समझने का कोशिश करो, ध्यान से सोचो, साइज यदि छोटे होते जा रहा है मतलब यहां पास प्रोटॉन तगड़ा है, मतलब प्लस चार्ज तगड़ा है, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? -चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी बढ़ता है। 100 बात का एक बात, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्लियर है? तो ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। क्या होगा? घटेगा। केवल ये याद रखना है, बढ़ता है घटता है, कौन बढ़ता है और कौन घटता है, बस वही कहानी है। क्योंकि उसका फिर अपवाद चलेगा ना, मैं सबसे लास्ट में तुमको एक ट्रिक बता दूंगा, सब याद हो जाएगा, एक की घाम नहीं रे। ठीक है, आगे बढ़े, जान डाले इसको, इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से समझना। सहसंयोजन बंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता। सहसंयोजक आबंध से आबंधित, लिखो परिभाषा, सहसंयोजक बंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर आकर्षित, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता। समझने का कोशिश करो। HF है हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, लास्ट में क्या आएगा? 2 और 7, लास्ट में कितना है मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका अष्टक पूरा, और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका द्विक पूरा, सहसंयोग बंद बना दिया। क्लियर है? जो दान वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया? बीच में। इसमें इसका भी योगदान है, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज कर सकता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज कर सकता है। इसका द्विक पूरा हो गया और इसका अष्टक पूरा। अब क्या होगा? कोई एक जो रहता है वो हदराहा किस्म का रहता है, हदराहा किस्म का। हदराहा किस्म का मतलब ध्यान समझना, जैसे घर में होता है ना, ठीक है, भाई और बहन, ठीक है, दोनों के एक लड्डू बांट दिया गया है, ठीक है, तो एक लड्डू तू अपना खा, एक लड्डू तू अपना खा, ऐसा चलता है। लेकिन भाई जो रहता है फट से खाता है, दूसरा लड्डू फिर ऐसे देखते रहता है और उसको भी छीन लेता है, खा लेता है। ऐसा ही समझो कि देखो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के लिए मिला है, इसके लिए ये भी यूज कर सकता है, ये भी यूज करता है, लेकिन कोई एक जो रहता है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करता है। अब ये ज्यादा आकर्षित करता है कौन? यहाँ पास फ्लोरीन। कौन आकर्षित करेगा? फ्लोरीन। क्योंकि ये आकर्षित कर रहा है मतलब ये ऋणी रहेगा। क्या रहेगा? ऋणी। और ये दान दे रहा है मतलब ये धनी होगा, तो इसमें आंशिक धनावेश आ जाता है और इसमें क्या आ जाता है? आंशिक ऋणावेश।
क्लियर है कि नहीं। और इस गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। सहसंयोजक बंध से आबंधित, सहसंयोजक बंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, उसको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता। याद रखना है कि बाएं से दाएं जाते हो तो सेम टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्लियर है, समझ आइस, क्लियर है ना। आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है। तो इन शॉर्ट, ठीक है, ध्यान से समझना आप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीख लिए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालोगे तुम लोग, ट्रिक से। कैसे निकालोगे, ट्रिक से। कौन कौन से नियम का यूज हुआ है, अफबाउ नियम का यूज हुआ है, और दूसरा कौन सा नियम, N+L नियम का यूज हुआ है। जिसका N+L का मान क्या आता है, कम, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। नियम याद रखना है जी, अचानक भयानक आएगा, ठीक है ना, फिर मैं पूछूंगा नहीं बता पाओगे तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर मेरा मारपीट जानते हो तुम लोग, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। दूसरा क्या पढ़े हो, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, यदि नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा तो साइज क्या होगा, कम। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, यदि परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा तो साइज भी क्या होगा, ज्यादा। खत्म। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान समझना, कितना गुण पढ़ना है, टोटल 4 गुण। कितना गुण पढ़ना है, टोटल 4 गुण। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या पढ़ते हैं, त्रिज्या या आकार। आकार या त्रिज्या लगभग वही है ना, त्रिज्या ज्यादा तो आकार ज्यादा, ऐसे समझो ना। दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना है, आयनन ऊर्जा। क्या याद करना है, आयनन ऊर्जा। चौथा याद करना है विद्युत ऋणात्मकता। चलो इलेक्ट्रॉन बंधुता लिख देता हूँ आयनन ऊर्जा के बाद, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और उसके बाद क्या याद रखना है, विद्युत ऋणात्मकता। यही IMP है ना, बहुत ज़्यादा। क्लियर है, तो ध्यान दो आप, मैं जितना पढ़ाऊँ उसका सारांश ना ध्यान से समझो आप। इसमें एक चीज़ याद रखना, बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, जब मैं बाएं से दाएं जाता हूं तो आकार जो साइज रहता है वो क्या होता है, घटता है। साइज क्या होता है, घटता है। बाएं से दाएं जाता हूं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता है। बाएं से दाएं जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मान भी बढ़ता है, और इसका मान भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी बढ़ता है। मतलब एकमात्र बस गुण है वो क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है और बाकी सभी गुण बढ़ता है। तो इन सभी के जस्ट अपोजिट होगा क्या, ये वाला ऊपर से नीचे आने वाला। क्लियर है कि नहीं। साइज क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी का मान घटेगा, इसमें भी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान घटेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। हमको बस यही याद रखना है। ट्रिक क्या है, अब पग इधर भी बढ़ा, भी नहीं बोलना है, वी। अब पग इधर भी बढ़ा, पग नहीं बोलना, पग बोलना। पग मतलब पैर। अब आयनन ऊर्जा, ऐसे क्या याद रखना है, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा बस से क्या है, बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर। ये केवल ट्रिक किसके लिए है, बाएं से दाएं जाने के लिए। एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप बना डालोगे ना। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्लियर है। परमाणविक त्रिज्या, प से क्या है, परमाणविक त्रिज्या, इसका मान क्या होता है, घटता है। परमाणविक त्रिज्या का मान घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता एक साथ लिख दिया। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है कि नहीं। बस इतना ही याद रखे रहना है आप लोगों को, सारांश पूरा, और यही काम आएगा यदि मैं ध्यान से समझूं। चलो हो गया, छाप लिए। हो गएगा। एक ठगला याद कर हुए डहनला, ये बाएं से दाएं एक ट्रिक है ना, ऊपर से नीचे जस्ट उल्टा। क्लियर है, हो गया। अब मैं इसका यूज कैसे करूंगा, पी ब्लॉक पढ़ोगे ना। पी ब्लॉक के तत्वों का भौतिक गुण का वर्णन कीजिए। सबसे पहले परमाणविक त्रिज्या।
पी ब्लॉक के तत्व ऊपर से नीचे आने पर परमाणुक त्रिज्या का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। बढ़ता है कि घटता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। क्या होता है? घटता है। आयनन ऊर्जा का मान घटता है। 4 गुण तो ऐसे ही पढ़ लिए ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके 5 गुण, भौतिक गुण कितना कंप्लीट हो गया? 5, 3 नंबर मिल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं जी? तो थोड़ा दिमाग, अच्छा हाँ ध्यान दो इधर, अपवाद चलेगा। क्या चलेगा? अपवाद। ये जो पढ़े हो वो है आम जिंदगी, ये जो पढ़े वो सभी क्या है? आम जिंदगी। और उसके बाद जब कल अपवाद पढ़ना शुरू करोगे तो क्या पढ़ोगे? मेंटोस जिंदगी। क्लियर है? हाँ, लेकिन ये बेसिक हो गया, एक बेसिक कंप्लीट है ये वाला पार्ट। हम लोगों को कल एक और बेसिक में पढ़ना है संकरण और बंध कोण, तब जाकर के प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।